हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का पिक द फाइट सिविल सर्विस एकेडमी में स्वागत है। बहुत बहुत अभिनंदन है आप सभी लोगों का। जैसा कि आज हम लोग 8th क्लास का हिस्ट्री हम लोग पढ़ रहे हैं। SCERT की किताबें हो जाती है या SCERT की किताबें हो जाती है, वो भी 8th क्लास का हम लोग आधुनिक भारत का इतिहास कर रहे थे। आज इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, हम लोगों ने महात्मा गांधी का जो गांधी युग था हम लोगों ने कर रहे थे, जिसमें आज का जो टॉपिक है 8th क्लास का जो SCERT की किताबें है, सर्व शिक्षा अभियान की जो किताबें हैं, इसमें अंग्रेज़ों भारत छोड़ो ये हम लोग देखने वाले हैं। देखिए, इसमें बहुत सारा चीज़ें हम लोग जिक्र करेंगे। आखिर क्या कारण रहा कि महात्मा गांधी का जो विचार सबसे ज़्यादा अहिंसक था। अगर कहें तो महात्मा गांधी जब भारत में 1915 में आए हुए थे, भारत में जब 1915 में जब आगमन होता है और 1919 में जब सक्रिय रूप से राजनीति में भागीदारी या प्रवेश कर जाते हैं, तब तक उस समय तक यानी कि महात्मा गांधी का सबसे ज़्यादा विश्वास अंग्रेजी हुकूमत के शासन और प्रशासन में था। उनका नीयत वहाँ तक बहुत ही साफ दिखता है। उनको लगता है कि अंग्रेजी जो हुकूमत है, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया जो कंपनी है जो भारत में राज कर रही है, इसके सानिध्य में भारत कुशल मंगल होगा। और यही वजह भी था कि प्रथम विश्व युद्ध में महात्मा गांधी सपोर्ट भी करते हैं, अंग्रेज़ों को खोल करके सपोर्ट करते हैं। बाद में कौन ऐसे कारण रहे जिसके वजह से महात्मा गांधी का मोह जो है वो भंग हो जाता है अंग्रेज़ों की तरफ से, और अंग्रेज़ों की तरफ से मोह भंग के साथ ही साथ महात्मा गांधी के व्यक्तित्व में बहुत सारे परिवर्तन दिखने लगते हैं। यहाँ पर आते आते महात्मा गांधी क्रूर दिखने लगते हैं। कौन ऐसी कारण है जिसके वजह से महात्मा गांधी में ये सब चीज़ें परिवर्तन आया? तो हम लोग डायरेक्ट बात करेंगे, क्योंकि जब भी अगला क्लास में हम लोग 11 और 12 की बात करेंगे तो वहाँ पे थोड़ा डिटेल्स में चले जाएंगे। यहाँ पे हम लोग देखेंगे अंग्रेज़ों भारत छोड़ो 1942 की बात है। सबसे पहला अगर कारण की हम लोग बात करें तो सबसे पहला जो कारण हमारा हो जाता है वो हो जाता है क्रिप्स मिशन की असफलता, है ना। क्रिप्स मिशन की असफलता जो है, असफलता जिसके कारण कहा जा सकता है कि महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन का आगाज़ किया। अगर हम लोग देखें जो क्रिप्स मिशन की असफलता है, इसका कारण देखा जा सकता है। उसके बाद देखिएगा, एक तरफ द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हो गई थी और द्वितीय विश्व युद्ध में सबसे ज़्यादा यानी कि कह सकते हैं कि ब्रिटेन की भागीदारी सबसे ज़्यादा थी, यानी कि ब्रिटेन उलझ चुका था। और इसी का फ़ायदा उठाकर जापानी जो सरकार थी, जापानी जो सेना थी, वो भारत पर भी आक्रमण करने के लिए तैयार थी। यानी कि आप कह सकते हैं यहाँ पे कि जापानी आक्रमण की जो आशंका था, है ना, जापानी आक्रमण की जो आशंका यह भी भारत छोड़ो आंदोलन के कारण के रूप में देखा जा सकता है। उसके बाद बहुत सारे कारण हैं यहाँ पे, और भी कारण हम लोग बात कर लेते हैं। उसके बाद देखिएगा तीसरी कारण की अगर बात करें तो भारतीय जो सेना थे उनके साथ बहुत बुरा बर्ताव किया जा रहा था। द्वितीय विश्व युद्ध में आप कह सकते हैं कि भारत की स्थिति, भारत की अर्थव्यवस्था और भारत के खाद्यान्न का संकट पैदा हो गया। मूल्य में इतना ज़्यादा वृद्धि हो गया कि भारतीयों के लिए खरीदना बहुत मुश्किल हो जाता। यह भी एक संकट भारत के सामने, महात्मा गांधी के सामने स्पष्ट दिखाई दे रहा था। यानी कि आर्थिक जो संकट था, आर्थिक संकट ये भी दिखाई दे रहा था। पूर्वी बंगाल की अगर बात करें तो सरकार का आतंक इतना ज़्यादा फैल गया था कि सारे लोग त्राहिमाम कर रहे थे। इस समय सिर्फ महात्मा गांधी का योगदान ही नहीं होता है, लेकिन महात्मा गांधी के बगैर इस स्वतंत्रता को हासिल करना बहुत मुश्किल ही होता। जैसे अगर हम लोग बात करें तो देखिएगा, महात्मा गांधी को जब लगा कि ब्रिटिश हुकूमत का नीयत साफ नहीं है, जब उनको ये लगा कि शायद ब्रिटिश हुकूमत
अब हमारी जो योजना है, हमारी जो चाह है, इसकी अनदेखा कर रही है। तब उन्होंने सबसे पहले एक काम किया। आप देखिएगा, सबसे पहले एक काम करती हैं। 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन को प्रारंभ करती है। लेकिन ये जो प्रस्ताव है, यह वर्धा में पारित किया जाता है। वर्धा में 8 अगस्त 1942 को प्रस्ताव पारित किया जाता है। इसके पहले कहानी है, आप देखिएगा। 7 अगस्त 1942 के दिन कांग्रेस एक विशेष अधिवेशन बुलाती है, और विशेष अधिवेशन वह वर्धा में बुलाती है, वर्धा में। लेकिन यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो लोग हैं महात्मा गांधी के प्रस्ताव का विरोध करते हैं। सबसे ज़्यादा लोग महात्मा गांधी के प्रस्ताव को क्या करते हैं? विरोध करते हैं। तब महात्मा गांधी 8 अगस्त को ग्वालियर टैंक में इसे पारित करते हैं। इस प्रस्ताव को क्या करते हैं? पारित करते हैं। और इसी 8 अगस्त को हम लोग अगस्त क्रांति के नाम से जानते हैं। महात्मा गांधी ने एक चीज़ और भी देख लें हम लोग। महात्मा गांधी ने इस प्रस्ताव को क्या किया? तैयार किया था। महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन के जो प्रस्ताव थे उसको तैयार करने वाला व्यक्ति महात्मा गांधी ही थे, लेकिन प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति जवाहरलाल नेहरू थे। प्रस्तुत किया किसने? तो जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया। और इसमें ये कहा गया कि 9 अगस्त से ही भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ कर दिया जाएगा। लेकिन 9 अगस्त के पहले ही सारे जितने भी राष्ट्रीय नेता थे उन सारे लोगों को ब्रिटिश हुकूमत के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया। उन सारे लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया और महात्मा गांधी को आगा खां जो महल है जो पूना में है, वहाँ पे इनको गिरफ्तार कर लिया गया, वहीं पे इनको कैद कर दिया गया। महात्मा गांधी को सवाल पूछा जाता है कि महात्मा गांधी को 1942 के आंदोलन में गिरफ्तार करके कहाँ रखा गया? तो आगा खां पैलेस में रखा गया। नेहरू की बात करें तो इसी समय नेहरू को अहमदनगर दुर्ग में इनको कैद कर दिया गया। इस समय भारत में कई जगहों पे तोड़ फोड़ भी किया गया। कई जगह पे तो समानांतर सरकार भी चली। कह सकते हैं आप यहाँ पे कई जगह समानांतर सरकार चली। जैसे अगर बात किया जाए तो सर्वाधिक दिन तक समानांतर जो सरकार चलती है वह सतारा में चलती है, सतारा में। इसी समय उषा मेहता जो हैं, इसी समय उषा मेहता जो नाम है इनका, रेडियो के माध्यम से आंदोलन को प्रेरित किया। इसी समय इस तरीके से भले यह आंदोलन थोड़ा देर के लिए अगर कहा जाए तो असफल नहीं रहा, लेकिन इसके परिणाम को आपको पता होगा, सफलता के दहलीज को भी पार किया। महात्मा गांधी ने इसमें बहुत बड़ा भूमिका निभाया था। हालांकि जब सारे राष्ट्रीय नेताओं की गिरफ्तारी हो गई तब इस आंदोलन को नेतृत्व करने वाला व्यक्ति कोई नहीं था। इसीलिए कभी कभी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि महात्मा गांधी का कौन ऐसा आंदोलन था जिसका नेतृत्व कोई, मतलब समझिए कि नेतृत्व विहीन था। यही भारत छोड़ो आंदोलन। और इसी में महात्मा गांधी ने नारा दिया था, या तो हम इस देश को बचाएंगे, है ना, देश के लिए, आज़ादी के लिए, या तो हम मर मिटेंगे, नहीं तो आज़ादी को पाएंगे। इसलिए करो और मारो का नारा जो है, यहाँ पे करो और मरो का जो नारा है, करो या मरो का जो नारा है, महात्मा गांधी का यहीं पे फेमस हो गया, बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध हो गया। जैसे में आगे हम लोग देखेंगे यहाँ पे, देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध से उपजी परिस्थितियों में महात्मा गांधी ने अंग्रेजों को भारत छोड़ने की चेतावनी दी।
देखिएगा 1915 में एक चीज़ और भी जान जाइए। 1915 में जब महात्मा गांधी आते हैं तब उनको लगता है कि अंग्रेज़ों के सामने खड़ा होना भी मुश्किल था। ये महात्मा गांधी को ये बात समझ में आ रही थी। तब देखिएगा कभी भी उन्होंने अनुनय विनय किया, लेटर लिखा, हमेशा झुक करके ही अपने अधिकारों की बात की। लेकिन पहली बार महात्मा गांधी और अंग्रेजी हुकूमत आमने सामने बैठ कर के अपने हक और अधिकारों की बात किया, वो था 1931 में पहली बार गांधी इरविन समझौता हुआ। उसी समय दोनों बराबर में नज़र आते हैं। उसके बाद महात्मा गांधी का जो रुख था वो बदला, और बदलते बदलते जो आदमी हमेशा सपोर्ट करता था, जो आदमी हमेशा अंग्रेजी हुकूमत के बारे में सोचता था कि नहीं उनका शासन प्रशासन बहुत ही बेहतरीन है, आस्था और विश्वास था, श्रद्धा था, वो व्यक्ति 1942 तक आते आते इसका सबसे बड़ा विरोधी बन जाता है। और तब उन्होंने ये भारत छोड़ो आंदोलन की बात की 1942 में जो हुआ, और यही कहता है कि इसके लिए गांधी जी ने जनता को करो या मरो का नारा दिया। हालांकि गांधी जी ने बम्बई के ग्वालियर टैंक मैदान से 8 अगस्त को अहिंसक संघर्ष की आह्वान किया था। अहिंसक संघर्ष की क्या बात थी? जैसे कहने का मतलब है यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा हिंसा दिखाई देता है। अंग्रेजी सरकार के जितने भी चीज़ें थी उन्हें सबको तोड़ फोड़ दिया जाता है और सबसे ज़्यादा तहस नहस किया जाता है। हालांकि महात्मा गांधी ने कहा कि यह आंदोलन कैसा होना चाहिए, तो यह देखिए ये आंदोलन अहिंसक होना चाहिए था। यानी कि आप अपने पीठ पर एक पोस्टर बना लीजिए कि हम अहिंसा के पुजारी हैं, है ना। ये सारा काम महात्मा गांधी के अनुयायियों के द्वारा किया जा रहा था। लेकिन अंग्रेजी सरकार ने दमनात्मक कार्रवाई करते हुए गांधी जी सहित कांग्रेस के सभी वरिष्ठ नेताओं को जेल में डाल दिया। नेताओं की गिरफ्तारी के बाद जनता और उग्र हो गई। जैसे ही जनता को गिरफ्तार किया गया, जैसे ही राष्ट्रीय नेताओं को गिरफ्तार किया गया, जनता में जो आक्रोश था वो सबसे ज़्यादा प्रस्फुटित हो गया और उस समय सबसे ज़्यादा उग्र दिखाई दिया। यही तो बात था। ब्रिटेन चाहता था कि हम इन लोगों से बात करें, इन राष्ट्रीय नेताओं से बात करें, क्योंकि यहाँ पे कभी कभी जो जन चेतना थी, जो भारत के जनमानस में जिस तरीके से राष्ट्रीयता का उभार पैदा हुआ था, अंग्रेजी हुकूमत के लिए बहुत ही ज़्यादा खतरनाक थी। और इसी समय आते आते बहुत सारा चीज़ें स्पष्ट हो जाता है कि अब ज़्यादा दिनों तक हम भारत को गुलाम बना के नहीं रख सकते। किसानों, विद्यार्थियों एवं महिलाओं की भागीदारी ने आंदोलन को काफ़ी उग्र और ताकतवर बना दिया। किसने? यहाँ पे देखिए किसानों, विद्यार्थियों और महिलाओं की। देखिए किसानों, विद्यार्थियों और महिलाओं की जब भी बात आती है तो एक बात याद रखिएगा, देश की आज़ादी में सबसे ज़्यादा योगदान इन्हीं लोगों का होता है। कोई भी राजनीति पार्टी सबसे ज़्यादा युवाओं को ही टारगेट करती है, क्योंकि युवाओं में एक एनर्जी होता है, एक नशा, एक जोश होता है। किसी भी चीज़ को हासिल करने के लिए इनके अंदर वो जज्बा होता है और इसी चीज़ का इस्तेमाल राजनीति पार्टियां करती है। कभी कभी ये जो लोग अगर अंधभक्ति, जो पढ़े लिखे ना हो, कम पढ़ा लिखा लोग हो, अगर अंधभक्ति करने लगे तो इसका फ़ायदा खास करके हुक्मरान जो होते हैं, जो पॉलिटिशियन होते हैं, वो इसका फ़ायदा उठाते हैं। इसलिए देखा जाता है, कभी कभी देखिएगा भारत में अक्सर आज तक जब देश आज़ाद हुआ और देश आज़ादी के बाद जो राष्ट्रीय नेताओं ने ख्वाब और सपना देखा था, जो संविधान निर्माताओं ने एक सपना देखा था कि हम कुछ ही दिनों में भारत को बहुत ही ज़्यादा विकसित कर देंगे, ऐसा क्यों नहीं हुआ? क्योंकि हर गवर्नमेंट आने वाली एजुकेशन को सबसे ज़्यादा ठेस पहुँचा है। कोई भी विद्यार्थी आज के समय में देखेंगे कि 2024 के समय तक हम बिहार की अगर बात करें तो बिहार अभी भी पूरे भारत में सबसे ज़्यादा पिछड़ा है एजुकेशन की दुनिया में। भारत में अगर हम लोग हाई एजुकेशन की बात करें तो हाई एजुकेशन कोई नहीं लेता। भारत के लोगों के अंदर जनचेतना और चेतनशील बनाने के लिए राष्ट्रीय नेताओं ने कितना संघर्ष किया होगा, ये सोच के देखिए। जो राष्ट्रीयता होता है,
जो प्रेम होता है, जो बंधुत्व होता है, जो स्वतंत्रता समानता होता है, उस चीज़ को ज्ञात कराने के लिए, इसे जागरूक करने के लिए, इस लोकतंत्र की जो बुनियादी जो चीज़ें थी, इस चीज़ को समझाने के लिए राष्ट्रीय नेताओं को कितना पापड़ बेलना पड़ा होगा, ये सोचने वाली बात है। यही वजह था कि बहुत सारे ऐसे राष्ट्रीय नेता थे जो बार बार कहते थे कि सबसे ज़्यादा एजुकेशन होना चाहिए भारतीय लोगों में, क्योंकि जो संविधान निर्माता थे, यहाँ पे देखेंगे हम लोग, जैसे ही देश आज़ाद होता है, धीरे धीरे आप लोग देखेंगे, जैसे ही देश आज़ाद होता है, उस समय भारत में दो लोग सबसे ज़्यादा अलग थलग पड़ जाते हैं, सबसे ज़्यादा। क्योंकि कांग्रेस दूध में मक्खी की तरह मक्खी को निकाल के फेंक देती है। जिस तरह से कांग्रेस जीतने के बाद, यानी कि आज़ादी मिलने के बाद, महात्मा गांधी को कांग्रेस से ही अलग थलग कर दिया जाता है। और यही वजह था कि महात्मा गांधी ने कहा था देश की आज़ादी के बाद कि अब कांग्रेस को ही समाप्त कर देना चाहिए। महात्मा गांधी ने ये बात कही थी, और महात्मा गांधी को कोई पूछता तक नहीं था, क्योंकि जैसे ही देश की स्वतंत्रता हासिल होने लगी तो सारे जो पोस्ट थे, बड़े बड़े जो पोस्ट थे, वो सारे लोग अपने सीट को बचाने के लिए, सीट को प्राप्त करने के लिए, समझिए कि इधर से उधर भटकने लगे, इधर से उधर करने लगे। और उस समय जिसके अंदर कांग्रेस का नेतृत्व जिनके कंधे पर था, जो महात्मा गांधी ने इस कांग्रेस को इस ज़मीन से उठा करके आसमान तक लेकर के गया, उस महात्मा गांधी को आते आते उस समय तक कोई नहीं पूछता था। और दूसरा, एक और भी विद्वान थे, आप पढ़िएगा आपको पता चलेगा। दूसरी तरफ वो विद्वान थे जो संविधान सभा में अकेला पड़ गए थे, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर संविधान को लिखते लिखते वो अकेला पड़ गए, क्योंकि उस समय देश आज़ादी की तरफ रुख कर रही थी। और सारे लोग, संविधान सभा का गठन होने के बाद जब संविधान की रचना होने लगी थी, तो सारे लोग अपने अपने बड़े बड़े पोस्टों के पीछे, बड़े बड़े पद के पीछे लग गए, अपने पद को बचाने के लिए लग गए। उस समय डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के ऊपर संविधान लिखने की सारी और पूर्ण जिम्मेदारी उसी समय आ जाती है। बहुत बड़े बड़े प्लान, बहुत बड़े बड़े योजना डॉक्टर बी आर अम्बेडकर बनाते तो हैं, लेकिन इसका वाहवाही जो है बहुत सारे नेता उठा लेते हैं। आज भी लोग यही कहता होगा शायद कि बहुत सारे लोगों ने मिल करके संविधान का निर्माण किया। जब आप पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा कि 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन कैसे इस पे वर्क किया गया होगा। और सबसे बड़ी बात है कि पूरी दुनिया ये सोचती है कि इतना खूबसूरत संविधान दिया गया, और ये सब चीज़ें आपको इसी से मिलता है, ये सब चीज़ें इसी से मिलता है। क्योंकि जब क्रिप्स आंदोलन भारत में आया था, तो क्रिप्स आंदोलन ने संविधान निर्माण की बात की थी। बहुत ऐसा कंडीशन था। भारत छोड़ो आंदोलन के पीछे कारण को अगर हम लोग ध्यान से पढ़ेंगे तो बहुत सारे कारण जो है स्पष्ट दिखाई देता है। और इसी समय देखिएगा, किसानों को जो सबसे ज़्यादा हक मारा जाता है, वर्तमान तत्कालीन सरकार छोड़िए उसकी बात है, विद्यार्थियों को देखिए, विद्यार्थी सबसे ज़्यादा इस भारत छोड़ो आंदोलन में साथ दिया था। और यहाँ पे देखिए, महिलाओं की भागीदारी आंदोलन को काफ़ी उग्र और ताकतवर बना दिया। आगे हम लोग देखते हैं यहीं पे, सत्ता और संचार के प्रतीक चिन्हों पर कब्जा कर स्थानीय लोगों ने अपनी सरकार का गठन किया। बिहार में जब 80 थानों पर जनता का कब्जा हो गया तो क्या हुआ, है ना, 80 थानों पे। देखिए, बिहार की अगर बात करें हम लोग, थोड़ा सा बिहार का भी जिक्र कर लें, क्योंकि इस किताबों में बिहार के बारे में बहुत ज़्यादा दिया होगा। जैसे बिहार में अगर भारत छोड़ो आंदोलन की बात करें तो भारत छोड़ो आंदोलन का जो नेतृत्व था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कर रहे थे, है ना, याद रखिए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कर रहे थे, है ना, राजेंद्र प्रसाद कर रहे थे, ठीक है, राजेंद्र प्रसाद कर रहे थे। और एक चीज़ और भी याद रखिएगा, 9 अगस्त 1942 को इनको भी गिरफ्तार करके बांकीपुर जेल में डाल दिया गया, है ना। 9 अगस्त पूछा जाता है, 9 अगस्त 1942 को इनको कहाँ पे कैद कर दिया गया, तो बांकीपुर जेल में, है ना, बांकीपुर जेल में इनको कैद कर दिया गया। और उसी समय देखिएगा आपको जगत नारायण होते हैं, है ना, जगत नारायण देख लीजिए, जगत नारायण लाल हो जाएंगे, है ना, और उनकी पत्नी जिनका नाम था राम प्यारी देवी, चलिए इसको साफ लिखा जाए,
है ना, उनकी पत्नी, एक होते हैं, उसी समय 1942 की बात है, बिहार की बात है, जगत नारायण लाल हो जाते हैं, है ना, और इनकी पत्नी का नाम है राम प्यारी देवी। राम प्यारी देवी, राम प्यारी देवी यहीं पटना के गांधी मैदान में लोगों को नेतृत्व कर रही थी। यहीं पे एक और भी प्रॉब्लम हो गया। 11 अगस्त 1942 का वो दिन था, 11 अगस्त 1942 का दिन था। सचिवालय पर तिरंगा फहराने के क्रम में 7 छात्र जो हैं वो शहीद हो गए, है ना। 7 जो छात्र हैं वो शहीद हो गए, और पटना में उन्हीं की याद में शहीद स्मारक बनाया गया। उन्हीं की याद में शहीद स्मारक बनाया गया, शहीद स्मारक बनाया गया। और गोली चलाने का जो ऑर्डर था, इन 7 जो छात्र थे, गोली चलाने का जो ऑर्डर था, ये हो जाता है इनका WG आयर होते हैं, इन्होंने ही गोली चलाने का ऑर्डर दिया, जिसके वजह से इनकी मृत्यु हो गई। एक बहुत इंपॉर्टेंट है, यही बिहार से ही आप देखते होंगे, जिनका नाम है जयप्रकाश नारायण। इनके बिना तो काम चल ही नहीं सकता। जयप्रकाश नारायण होते हैं, है ना। ये भूमिगत नेताओं में प्रमुख नेता के तौर पे माने जाते हैं। भूमिगत नेताओं में जयप्रकाश नारायण, इनको लोकनायक भी कहा जाता है ना। इनको लोकनायक भी कहा जाता है। प्रश्न पूछा जाता है, लोकनायक भी कहा जाता है। इनका जन्म जो है वो सिताब दियारा में होता है ना। इनका जो जन्म है सिताब दियारा में होता है, लेकिन इनको ब्रिटिश हुकूमत में हजारीबाग जेल में क्या कर दिया, कैद कर लिया, और अपने साथियों के साथ उस जेल को कूद करके, फांद करके भाग गए। और वो दिन था दीपावली। दीपावली के दिन ही वो अपने साथियों के साथ हजारीबाग जेल से भाग गए, और भाग करके वो नेपाल पहुंचते हैं। और नेपाल के एक जंगल है जिसको हम लोग राजबिलास का जंगल कहते हैं, है ना। राजबिलास का जंगल कहते हैं। और यहीं पे एक टापू है जिसको बकरे की टापू कहते हैं, है ना। यहीं पे है बकरे की टापू। अगर आप लोग पटना में होंगे मुसल्लापुर हाट में, तो यहाँ पे एक बकरी मंडी भी होगा, है ना। याद रखिएगा, बकरे की टापू। और यहीं पे जयप्रकाश नारायण ने आज़ाद दस्ता की स्थापना किया था। यहीं पे आज़ाद दस्ता की स्थापना हुआ था। यह जो है आज़ाद दस्ता बहुत इम्पोर्टेंट है, और इसको मेंस में भी पूछा जाता है। मेंस में बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है ना। यह मेंस के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। और आज़ाद दस्ता दो काम करती थी। सबसे पहले इसका उद्देश्य ही था तोड़ फोड़ करो, है ना, तोड़ फोड़ करो। जन चेतना को भी इसने विकसित किया। हालांकि यह ब्रिटिश हुकूमत के सामने कमज़ोर पड़ गया, क्योंकि ब्रिटिश हुकूमत ने उचित कार्रवाई किया था। उचित कहे तो बहुत ही क्रूर कार्रवाई किया था, जिसके वजह से यह आंदोलन असफल हुआ। लेकिन परिणाम आज़ादी के तौर पे हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे और भी आगे हम लोग बड़े कहाँ थे, तब यहाँ पे देखिए, कहता है कि पटना जिला के पालीगंज में ज़बरदस्त संगठन रहने के कारण थाना को झुकना पड़ा, और 14 अगस्त को थाना में ताला लगा दिया गया। 15 अगस्त को दारोगा जी ने स्वयं इनकलाब जिंदाबाद का नारा लगाते हुए झंडा फहराया। आज ही के दिन एक जत्था उलार से अरवल की ओर बढ़ा जा रहा था। याद रखिए ये सब चीज़ें। उस जत्था पर पुलिस की ओर से अचानक गोली चलाई गई, जिसमें रामकृत सिंह कोरडा रानीपुर के रहने वाले थे कि बाह में गोली लगी, और वहां से उन्हें घायल अवस्था में पालीगंज अस्पताल में लाया गया, जहां उनकी मृत्यु हो गई। इस बहादुर का हजारों व्यक्तियों ने गाजे बाजे के साथ महाबलीपुर के समीप सोन नदी में अंतिम संस्कार किया। हो सकता है ऐसे भी सवाल आपसे पूछा जा सके। जो फैक्ट इसमें दिया हुआ है किसी के नोट्स में भी बाई चांस मिलेगा, है ना। इसीलिए हम ये बार बार कहते हैं आपसे
कि टीचर का एग्ज़ाम हो या पीसीएस का एग्ज़ाम हो, खास करके बिहार की सिविल सर्विस की एग्ज़ाम अगर दे रहे हैं 70 बीपीएससी का, तो आपके लिए इम्पॉर्टेंट होता है कम से कम एक बार एनसीईआरटी और एससीईआरटी की किताबों का ज़रूर अध्ययन करें। आगे हम लोग देखेंगे, कहता है कि अंग्रेज़ों ने दमन का सहारा लेते हुए लगभग 90,000 लोगों को गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया। लगभग 90,000 लोगों को गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया गया और हजारों लोग पुलिस की गोली से मारे गए और बहुत जगहों पर हवाई जहाज से भी गोलियां बरसाई गई, लेकिन अंग्रेजी सरकार को आंदोलन ने झुकने पर बाध्य कर दिया, है ना। अंग्रेजी सरकार को झुकने पर बाध्य कर दिया गया। यहाँ पे एक चीज़ आप लोग देखिए, यहाँ पे कहता है कि 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान पटना के हालात को दर्शाते हुए एक चिट्ठी जिसे डॉक्टर यूएस सेन शाही ने अपनी नवविवाहित पत्नी को भेजा। आप इसमें ज़रूर पढ़ लीजिएगा। आज के ज़माने में लोग अपनी पत्नी से अगर बात करते हैं तो सिर्फ रोमांस, प्यार, मोहब्बत की बात कर सकते हैं। आपको ये बात पता होगा कि जब जवाहरलाल नेहरू जेल में थे तब उन्होंने अपनी बेटी को प्रत्येक दिन लेटर भेजते थे। प्रत्येक दिन लेटर भेजते थे वो इंदिरा गांधी को, और उस लेटर में क्या था, उस लेटर को पढ़ करके इंदिरा गांधी को पूरी दुनिया की राजनीति समझ में आ गई। ये विचार था नेहरू का, ऐसा विचार था। और यहाँ पे भी देखेंगे आज के ज़माने में कौन ऐसा लोग है जो राजनीति की बातें अपनी पत्नी से शेयर करते होंगे। वो जो दशा थी, जो 1942 की जो हालात थी, इसके बारे में वो चर्चा करते हैं यहाँ पे। ये बहुत मतलब वो जमाने के लोग बहुत अलग किस्म के थे, है ना, बहुत अलग किस्म के थे। वहाँ पे एक अलग नायाब चीज़ें दिखता है, तो आप ज़रूर पढ़िएगा, है ना। प्रिय बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें, बहुत सब चीज़ें वो जो चाहते थे उनके अंदर क्या उमड़ रही थी, कितना दर्द था, कितना भारतीयों के प्रति, अंग्रेजी हुकूमत के प्रति कितना इनके अंदर आक्रोश था, वो सब चीज़ें बयान करते हैं। किससे शेयर करेंगे? जब भी आपको कोई तकलीफ़ होता है, कोई दर्द होता है, तो आपको भी लगता है कि कोई ऐसा बंदा होता है जिससे हम घंटों बैठ करके बातें करते, है ना, होता है इस तरह से। चलिए, इसी तरीके से यहाँ पे भी दिखता है। आप ज़रूर इसको पढ़ लीजिएगा, हम पढ़ेंगे तो थोड़ा लंबा टाइम लग जाएगा, है ना। बहुत अच्छा दिया हुआ है, आप चाहे तो इसको पढ़ सकते हैं। देखिए ये सब दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। चलिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं बिहार में भारत छोड़ो आंदोलन, जो हम लोगों ने अभी चर्चा किया था। देखिए बिहार में भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त को भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित होने के अगले दिन पटना के जिलाधिकारी WG आर्चर ने राजेंद्र प्रसाद को गिरफ्तार कर लिया। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, BBI है ना, राजेंद्र प्रसाद को किसने गिरफ्तार किया? तो पटना का जिलाधिकारी था, है ना, जिसका नाम था WG आर्चर ने राजेंद्र प्रसाद को क्या किया? गिरफ्तार कर लिया गया। 11 अगस्त को विद्यार्थियों के एक जुलूस ने सचिवालय भवन के सामने विधानमंडल के भवन पर राष्ट्रीय झंडा फहराने का प्रयास किया। देखिए जो 7 जो नाम है यह बीपीएससी बार बार पूछता है, इसलिए नाम भी याद रखिएगा। ज़रूरी ये भी आपको है कि किस ज़िला से बिलोंग करते थे। बीपीएससी ने एक बार पूछा कि कहाँ से ये लोग मैट्रिकुलेशन या कहाँ से लोगों ने पढ़ाई किया, तो ज़्यादा जानकारी ज़रूर रखा करिए ताकि इसका फ़ायदा आपको मिलेगा, है ना। तो यहाँ पे देखिए कहता है कि राष्ट्रीय झंडा फहराने का प्रयास किया और अधिकारियों के आदेश पर पुलिस फायरिंग में 7 छात्र मारे गए और अनेक घायल हुए। मरने वाले छात्रों में नाम याद रखिएगा, उमाकांत सिन्हा, रामानंद सिंह, सतीश प्रसाद झा, देवीपद चौधरी, राजेंद्र सिंह, राम गोविंद सिंह और जगपति कुमार थे। नाम याद रखना जरूरी है, पूछा जाता है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद इस स्थान पर शहीद स्मारक का निर्माण हुआ और इसका अनावरण देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा किया गया। आज़ाद हिंद फौज के बारे में हम लोग देखें। आज़ाद हिंद फौज देखिए 1942-43 में जब भारत छोड़ो आंदोलन शिथिल हुआ तब भारत की सीमाओं के बाहर जय हिंद और दिल्ली चलो की आवाज़ गूंज उठी, जिसने देशवासियों को साहस से भर दिया। देखिए यहाँ पे सुभाष चंद्र बोस की जो वैल्यू है, सुभाष चंद्र बोस का यहाँ पे जो आगमन होता है
वो समझिए कि इस आंदोलन को और तीव्र कर देता है। यही वजह था कि ब्रिटिश हुकूमत के सामने एक समस्या थी। ब्रिटिश हुकूमत को यानी कि वैश्विक, अगर हम लोग देखेंगे वैश्विक परिदृश्य की अगर बात करेंगे, तो वहाँ से दबाव भी बनाया जा रहा था कि अब आपको भारत की आज़ादी दे देनी चाहिए। और इस देश की आज़ादी में महत्वपूर्ण भूमिका जो है सुभाष चंद्र बोस का भी होता है। यहाँ पे देखिए, जिस समय राष्ट्रीय नेताओं को जब गिरफ्तार कर लिया गया और यह आंदोलन जब शिथिल पड़ रही थी, उस समय इनका आगमन होता है। और इसमें क्या हो जाएगा, आग में घी का जो काम होता है ना, जो उफान मारती है, वो चीज़ें यहाँ पे दिखाई देता है। जिसने देशवासियों को साहस से भर दिया और नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंग्रेजों की आंख में धूल झोंककर 1941 में अफगानिस्तान के रास्ते जर्मनी पहुँचे। वहाँ से जापान गए और जुलाई 1943 में आज़ाद हिंद फौज को फिर से संगठित किया। जब हम लोग पर्सनालिटी पढ़ेंगे या अगले क्लास में हम लोग देखेंगे तो थोड़ा डिटेल्स में इनके जाएंगे, क्योंकि पर्सनालिटी ज़रूर पढ़ना चाहिए। अगर आप कमीशन के विद्यार्थी हैं तो पर्सनालिटी से बहुत सारा चीज़ का ज्ञान होता है, तो वहाँ पे ज़रूर पढ़ना चाहिए। पर्सनालिटी से प्रश्न भी बहुत ज़्यादा आते हैं, है ना। तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं, आज ख़त्म कर दिया जाए भारत छोड़ो आंदोलन। 1943 में आज़ाद हिंद फौज को फिर से संगठित किया। इसकी बागडोर संभालने के बाद अगस्त 1943 में नेताजी ने आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना की। आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना अगस्त 1943 में किया गया। इनके नेतृत्व में आज़ाद हिंद फौज इम्फाल तक आ पहुंची तथा भारत की लगभग 250 वर्ग मील जमीन को आज़ाद करा लिया, लेकिन कई कारणों से इसे पीछे हटना पड़ा। हिरोशिमा एवं नागासाकी पर अणुबम गिराए जाने के बाद जापान के साथ साथ आज़ाद हिंद फौज को भी आत्मसमर्पण करना पड़ा। यहाँ तक तो समझ में आया होगा, है ना। आप देखते हैं अमेरिका ने जापान पे अटैक कर दिया और वहाँ पे अणुबम गिराया। एक हो जाता है हिरोशिमा और दूसरा होता है नागासाकी। इतना बुरी तरीके से जापान तहस नहस हो गया कि उसको उभरने में बहुत वक्त लग गया, बहुत ज़्यादा वक्त लग गया। लेकिन फिर भी हमारे भारत से हर चीज़ में वो आगे है। आप देखिएगा वहाँ पे जब ये अटैक हुआ था तो सारे लोग यही कह रहे थे कि अब जापान की स्थिति फिर से दोबारा ठीक नहीं हो पाएगा। लेकिन वहाँ के जो नेता थे, देखिए जहाँ देश का विकास होता है वहाँ का नेता बहुत पढ़ा लिखा होना चाहिए, परिपक्व होना चाहिए, न धार्मिक रूप से हो, न सांप्रदायिक रूप से हो, न किसी भी पंथ का वो कोई साथी हो। देश की तरक्की और विकास समाज के भूभाग में रहने वाले सभी को लेकर के चला जाता है। दुनिया की जितनी भी विकसित कंट्री है वहाँ पे ये सब चीज़, ऐसी समस्या नहीं देखी जाएगी जो दशा आपको भारत में दिखता है। तो यहाँ पे देखिए जापान के साथ साथ आज़ाद हिंद फौज को भी आत्मसमर्पण करा, जिसके वजह से ये पीछे हट गए और सेना के अफसरों को बंधक बनाकर उन पर मुकदमा चलाने का निश्चय किया गया। यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। सबसे पहले 3 वरीय अफसर थे जिनका नाम था शहनवाज, ढिल्लन, सहगल पर मुकदमा चलाया गया। 3 लोग थे, शहनवाज थे, ढिल्लन थे और सहगल थे। इन अफसरों के बचाव में कांग्रेस आगे आई और देश के बड़े बड़े बैरिस्टर जिसमें भूला भाई देसाई, डॉक्टर काटजू और डॉक्टर तेज बहादुर सप्रू और जवाहरलाल नेहरू शामिल थे। यह सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि किन लोगों ने इनके बचाव में सामने आया। क्या हो जाएगा? भूला भाई देसाई, डॉक्टर काटजू, डॉक्टर तेज बहादुर सप्रू और जवाहरलाल नेहरू थे। निःशुल्क मुकदमा लड़ा, पूरे देश में इन वीरों के समर्थन में प्रदर्शन किए गए, फिर भी जजों ने इन्हें दोषी ठहराते हुए मृत्यु दंड की सजा दी, सुनाई दिया। लेकिन इतना हिम्मत नहीं था फांसी देने का। लेकिन अंग्रेजी सरकार को देश के वातावरण को देखते हुए इतनी हिम्मत नहीं हुई कि उन्हें फांसी दे सके। तीनों जनरल रिहा कर दिए गए। बाद में आज़ाद हिंद फौज और लोग भी रिहा कर दिए गए। आज़ाद हिंद फौज का राष्ट्रीय गीत यह था, पूछा जा सकता है, शुभ सुख चैन की वर्षा बरसे, भारत भाग्य है जागा, पंजाब सिंध गुजरात मराठा, द्रविड़ उत्कल बंगा, चंचल सागर बिंद हिमालय, नीला जमुना गंगा।
थोड़ा सा आप लोग भी पढ़ ही लीजिए, सही रहेगा, है ना। अच्छा लगता है। तेरे नीति गुरु गुरु गाए, तुझसे जीवन पावे, सब नित पावे आशा, सूरज बनकर जग पर चमके, भारत नाम शुभागा। जय हो जय हो जय हो, जय जय भारत भारत जय हो। शुभ की दिल में प्रीत बसाए, तेरी मीठी वाणी, तेरी मीठी बानी। हर सूबे के रहने वाले, हर मजहब के प्राणी, सब भेद और फर्क मिटा के, सब गोद में तेरे आके, गुंथे प्रेम की माला, सूरज बनकर जग पर चमके, भारत नाम शुभागा। कितना सुंदर दिया हुआ है ना। सुबह सवेरे पंख परवेज तेरे ही गुण गावे, बस भारी भरपूर हवाएं जीवन में ऋतु लावे, सब मिलकर हिंदी पुकारे, जय आजाद हिंद के नारे, प्यारा देश हमारा, प्यारा देश हमारा, सूरज बनकर जग पर चमके, भारत ना शुभागा। जनता का राज लक्ष्य है ना। यहाँ पे हम लोग देखेंगे जनता का राज क्या है, लक्ष्य जो है, मुझे लगता है कि यहाँ पे ख़त्म करना चाहिए, नहीं तो बड़ा वीडियो होगा। और स्वतंत्रता के साथ जो विभाजन है, जनता राज्य का जो लक्ष्य है, नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताते हैं, थोड़ा स्टोरी के साथ में, है ना। थोड़ा स्टोरी के साथ आते हैं ताकि आपको फ़ायदा होगा। कॉन्सेप्ट भी है, फैक्ट भी है यहाँ पे। तो चलिए थोड़ा सा इसमें ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग पढ़ाई करिए, क्योंकि टाइम नहीं है आपके बीपीएससी टीचर के लिए, है ना। टाइम दे दिया गया है, डेट दे दिया गया है एग्ज़ाम का, और अच्छे से पढ़ाई करिए। और कोशिश भी हम लोग लगातार इसको जारी करते रहेंगे। हमारा सीरीज जो वीडियो का जो सीरीज है वो लगातार बना रहेगा, है ना। तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच आप सभी लोगों को।